अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको गद्दार कहा जाता है, आपने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है। नहीं, गद्दार किसी ने नहीं कहा, बगावत के पर्चे बने हुए हैं 505 के, वो बगावत का होता है। गद्दारी के जो पर्चे हैं वो आर्टिकल 6 पे होते हैं, और आर्टिकल 6 जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट टॉपल करने पे बनते हैं। और पाकिस्तान में एक मेरा ख्याल डॉक्यूमेंटेड केस है जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक सदर मुमलिकत जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे अदालतों ने कहा कि उन्होंने गद्दारी की है। किसी सिविलियन पे आज तक गद्दारी का कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, ना कायम हुआ है। बगावत के मुकदमे ज़रूर हुए हैं। सर, इस पाकिस्तान के झंडे को पकड़ने का आज मकसद क्या? आज़ादी की जंग है। मेरे ख्याल में अगर आप मेरे प्रोग्राम देखें तो मैं हमेशा पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल लगा होता है, और ये झंडा मैंने आज नहीं उठाया। मैं हमेशा ये झंडा, क्योंकि मुझे इसकी कदर पता है, जो सब्ज़ हिलाली परचम है, इसमें जो सब्ज़ रंग है, इसमें हमारे बहुत से शहीदों के खून की लाली शामिल है, और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और ये वो मकासद हैं जिस सर, आप एक शहीदों की फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत से हमारे जवान शहीद हुए, बहुत से बेटे पाकिस्तान के शहीद हुए, और वो शहीद इसलिए हुए कि पाकिस्तान एक मुल्क जो है तरक्की करे, उनकी आने वाली जनरेशन जो है जो पाकिस्तानी है वो खुशहाल हो। उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी, अपना लहू इसलिए नहीं दिया कि ये सब्ज़ हिलाली परचम में सब्ज़ रहे, कि यहाँ पे करप्शन हो, यहाँ पे लोगों की तरक्की ना हो, तालीम ना मिले, पीने का साफ़ पानी ना मिले। उनकी कुर्बानियाँ इसलिए थीं, और इस झंडे की हमें कदर इसलिए भी करनी चाहिए, और ये हमें याद करवाता रहता है कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, इसको रोक नहीं सकता कोई भी इस तरक्की करने से, और करप्शन का कोई दिफा नहीं कर सकता। सर, इमरान रियाज खान की जहाँ कल गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद कोई आप पर प्रेशर बिल्डअप हुआ है, काम करना कितना मुश्किल हो गया? काम करना हर दौर में मुश्किल होता है, और वो कहा जाता है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ये हर दौर में चलता रहा है, लेकिन ये आज पहली दफ़ा नहीं कि मैं यहाँ पे मुजाहरे में आया हूँ। माजी में भी जो साथियों के साथ कार्रवाइयाँ होती रही हैं, मुजाहरों में आते रहे, लेकिन जो इमेजेस आए कि इमरान रियाज को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, इससे पहले रिजवान रज़ी को आपने इमेजेस देखे होंगे, डॉक्टर शाहिद मसूद को इस तरह हथकड़ियाँ लगी, इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी वाला इमेज आपको याद होगा, मोहसिन बेग को हाल ही में हथकड़ी लगी। ये वो जो हथकड़ियाँ लग रही हैं, ज़मीर न्याज़ी की किताब थी प्रेस इन चेन्स। आज हम ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं, जब ये इमेजेस देखते हैं इमरान रियाज के हथकड़ियाँ लगी, कि पाकिस्तान में द प्रेस इज़ इन चेन्स, और एमनेस्टी इंटरनेशनल, सहाफ़ती तंजीमें, सब ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, सब इसकी कंडमनेशन करती हैं। सर, पहले कुछ जब सहाफ़ियों की गिरफ्तारी होती थी, कुछ लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ एहतजाज में, मुझे क्या हमें नहीं लगता हमें कहीं पर एक पेज पर होना चाहिए सहाफ़ती उस पर? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ की, और इस हवाले से मतीउल्लाह जान ने मुझसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सवाल भी पूछा था कि जब मुझ पे हुआ तो किसने आवाज़ उठाई। मैंने मती को, आप जाके वीलॉग चेक कर सकें, मैंने कहा मतीउल्लाह जान जाके चेक करो, तुम्हारी खबर सबसे पहले ARY पे चलाई थी, और मेरी टाइमलाइन जाके चेक करो और वेरीफाई करो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ किसने उठाई थी। दो के हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। आप जाएँ उमर चीमा के पास, मैं उस पर डॉन का ब्यूरो चीफ था, उमर चीमा जियो में था, जियो ने खबर नहीं चलाई थी, मुबशिर जैदी इसका गवाह है। आप पूछें कि सबसे पहले डॉन में वो खबर उमर चीमा की जब उस पर टॉर्चर हुआ किसने चलाई? हमने चलाई, इर्रेस्पेक्टिव के क्या व्यूज़ होंगे, क्या ज़्यादती है। अहमद नूरानी से आप कंफर्म कर लें, पूछ लें कि जब उसके साथ ज़्यादती हुई, जब उसे मारा पीटा गया, मुझे खुद फील हुआ कि ये डंडे मेरे सर पे पड़े, और मैंने आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल आप गूगल करेंगी वो भी आपको मिलेगा। लेकिन कुछ हमारे लोग हैं वो समझते हैं कि शायद जो सहाफ़त है, आज़ादी सहाफ़त, उसको हमें लिंक कर देना चाहिए किसी एक ख़ास के साथ या किसी दूसरे के साथ। और जो भी अपनी आज़ादी इज़हार राय कर रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 19 बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई हॉली काउज नहीं है। लेकिन पिछले 75 साल में पाकिस्तान में किसी ने ये कानून नहीं बदला, बल्कि मज़ीद सख्त करते गए कि जी पाकिस्तान में 2 मुक़द्दस गायें हैं जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, लेकिन यहाँ पे कोशिश होती है कि जो डिसेंट है, कुछ लोग उसे डिसेंट को नफ़रत में तब्दील करने की कोशिशें करते हैं कि शायद इससे नफ़रत पैदा होगी, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो देखते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है, सियासी लीडर है, इसीलिए सियासी जमात एहतजाज कर रही है, और वो इदारों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वीडियो मैंने बना ली है। सहाफ़ियों का काम डराना धमकाना, इदारों को चैलेंज करना नहीं होता। देखिए, बतौर सहाफ़ी आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, आप भी लोगों में घूमती फिरती हैं, बहुत सारी खबरें आपके पास होती हैं। जो लोग कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है, जाएँ लाहौर में चेक करें, उसका सहाफ़ी कह रही है, वो हमेशा क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहे, और उसके पास जब इन्फॉर्मेशन जाती है, पहले जाती है मुख्तलिफ थानों से कि आज FIR हो रही है, फ़लाँ ने FIR करवाई, किसने, वो सारे पुलिस वाले ही बता रहे होते हैं उसको। और ये एक सहाफ़ी को जो इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, इमरान रियाज ने अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अभी तो किसी सहाफ़ी ने कुछ नहीं कहा, अभी तो किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे सबूत हैं कि किरदार बेनकाब हो सकते हैं।
کردار تاریخ میں کبھی چھپے نہیں رہتے, ہمیشہ بے نقاب ہوتے ہیں. وقت بے شک لگ سکتا ہے, لیکن اس دفعہ تھوڑی جلدی بے نقاب ہونا شروع ہو گئے, اور جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہو رہا ہے, جو مقدمے ہو رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. جو آپ نے بیسک سوال کیا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی احتجاج کریے, سب سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں نے خود یہ ڈسٹنکشن ڈالی ہے کہ جی یہ ہمارا صحافی ہے, وہ کسی اور کا. آپ رانا ثناء اللہ سے جائیں اور پوچھیں کہ رانا ثناء اللہ کے جب یہ سٹوری چلی تھی, جیو نے کہا کہ جی بڑا جینون ہے, میرا پروگرام آن ریکارڈ ہے, اور رانا ثناء اللہ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ جس دن وہ پریس کانفرنس ہوئی, میں نے کہا یہ جعلی کیس رانا ثناء اللہ پہ بنایا گیا, اٹ وڈ ناٹ اسٹینڈ ان دا کورٹ آف لا. رانا ثناء اللہ جو آج کے انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ اس کے خود گواہ ہیں. تو ہمیں یہ ڈسٹنکشن بطور صحافی نہیں کرنی چاہیے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز اپنے مقاصد کے لیے اس طرح سے پروجیکٹ کرتی ہیں. آج نون لیگ کے فائدے میں کہ اسے اس طرح سے پروجیکٹ کیا جائے کہ جی تحریک انصاف اگر آج احتجاج کر رہی ہے اور صحافیوں کے لیے احتجاج کی, تو یہ تو ان کے صحافی ہیں, لیکن ان کے دور میں جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ بھی آوازیں اٹھاتے, تو پھر یہ کہا جائے کہ جن کے لیے وہ آواز اٹھاتے تھے وہ ان کے صحافی ہیں. یہ غلط روش ہے جس میں کہ میڈیا کو فردر ڈیوائڈ کرنے کی ایک سازش ہے. آخری سوال آپ سے, کبھی لگا ہے کہ اتنی مشکلات ہیں, پرچے درج کیے جا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤں, یہ میری جنگ تھوڑی ہے, سارے پاکستان کی جنگ ہے, میں کیوں مشکلات فیس کروں یا میں کیوں اتنے دباؤ میں رہوں؟ دیکھیں, یہ پرچم کی جو سب سے لالی پرچم کی میں جتنی لالی ہے, اگر وہ سارے ہمارے شہید یہ سوچتے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں, میں کیوں اپنی جان اس ملک کے لیے دوں, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے خاندان کا, تو پھر پاکستان آج جس طرح محفوظ ہے, بچا ہوا ہے. جو لوگ ترقی میں اور مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے, وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر, اور اس میں کسی کی جان بھی چلی جائے اس سے فرق نہیں پڑتا. جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کی بہتری کے لیے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. ڈرانے دھمکانے سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لائف تھریٹننگ سچویشن جو آپ کے سر پہ گولی بندوق رکھ دی جائے, ایسے حالات میں آپ کڈنیپ بھی ہوتے رہے, گولیاں بھی آپ پہ چلتی رہی ہیں, آپ وہ لگ جاتے ہیں جس دن آپ کا آخری دن ہے, قبر میں جو رات ہے وہ آپ باہر نہیں گزار سکتے. جب آپ کا یہ یقین ہو کہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی, جو آپ کے پرنسپلز ہیں, جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں, جو ہمارے دین کے ہیں, جو آئین کے ہیں, آپ کو ان پہ ہی رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر.